तिवारी आज आपके सामने एक अद्वितीय प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के प्रस्तुत हूं दोस्तों। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी ये क्लास 8 बजे ही चलती है। 2 दिन आपकी क्लासेस बाधित रही, उसके लिए मुझे बड़ा खेद है। और लेकिन आज हम पूरी शिद्दत के साथ आपके सामने एक बार फिर से रूबरू हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जो प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग 20 प्रश्न लेकर के आया करते थे, आज आपके लिए मैं 25 प्रश्न लेकर के आया हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने का भी कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं होता। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, केवल उनके बारे में सही तरीके से हम जान लें, और अगर वो परीक्षा में आए तो आप कर पाएं। बस इससे ज्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि जब हम कुछ ज्यादा ही चीजों पर बात करते हैं तो सामान्य चीजें भी हमारे जहन से निकल जाती हैं। तो अब हमें इन 25 प्रश्नों की श्रृंखला को बेहतर तरीके से हल करना है, और हल ही नहीं करना है, इस बात को भी प्रमाणित करना है कि आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं। 25 प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जब प्रश्नों की यह श्रृंखला समाप्त होगी तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर मुझे बताइएगा कि आपको यह श्रृंखला कैसी लगी, और यह भी बताइएगा कि इससे बेहतर और क्या किया जा सकता है। और मुझे यह जरूर बताइएगा कि आपने 25 में कितने प्रश्न सही किए हैं। दोस्तों, यह बहुत जरूरी है हमारे उत्साहवर्धन के लिए और आपके भी उत्साहवर्धन के लिए, क्योंकि हमारे और आपके बीच में इंटरडिपेंडेंस रिलेशनशिप है, अन्योन्याश्रित संबंध है जिसे आप कहते हैं। हम और आप एक दूसरे के अभाव में अधूरे हैं, और हमारा अस्तित्व आपसे है। इसलिए मित्रों, बहुत जरूरी है कि जब आप बेहतर करेंगे तो मुझे संतुष्टि मिलेगी, और इसके लिए आप सबका योगदान बहुत जरूरी है। तो एक बार सभी मित्र हमारे लिंक को शेयर कर दें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकें और इस क्लास का लाभ ले सकें। मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगा जो इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजू चौधरी जी, राजन तिवारी जी, सरला पाल जी, अंतिमा यादव जी, उमेश यादव जी, नीतू आनंद जी, पूजा चौरसिया जी, ज्ञान कुमार जी, सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जादी क्वीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रुचि सिंह जी, रामेश्वर प्रजापति जी, सुरेश कुमार सरोज जी। हाँ बिल्कुल, क्लास टीजीटी पीजीटी की आपकी आज 2 बजे से ही चलेगी, और अब ये क्लास आपकी निर्बाध गति से चलती रहेगी। रजनी कुमारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और हमारे सभी मित्रों का स्वागत है जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। ज्योति तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विवेक तिवारी जी, सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, और हृदय से आभार प्रकट करता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्ञान गंगा परिवार का हिस्सा बनने के लिए। तो सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, बस इतना समझ लीजिए कि वक्त के अभाव की वजह से मैं नहीं चाहता कि इतनी लंबी फहरिस्त मैं बुला पाऊं। रागिनी यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश कुमार सरोज जी, सुमन वर्मा जी, शिल्पा सिंह जी, सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला की तरफ। प्रिंस अनुपमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और शिखा पाल जी। सभी मित्रों से मेरा बस यही अनुरोध है कि जितने ज्यादा लोग रहेंगे आपके साथ, उतना बेहतर कंपटीशन आपका रहेगा। तो इसलिए लिंक को शेयर करने में कोई कोताही न बरतिए, और जितने लोग हमारे साथ बने रहेंगे उतना अच्छा लगेगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रश्नों का जवाब देने में जितनी जल्दी आप करते हैं उतना अच्छा लगता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण श्रृंखला की। गीता वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल यादव जी, कुमारी रीना जी, रवि शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है। मंजू यादव जी, जी बिल्कुल ज्ञान कुमार जी। फास्ट का मतलब यह है, अगर मैं चाहूं तो उस तरह से जैसे आप चाहते हैं, अगर उस तरह से पढ़ा दूंगा तो भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं इतना चाहता हूं कि आपको इतना तो किसी भी चीज के बारे में बता ही दिया जाए कि अगर उससे प्रश्न आ रहा है तो आप प्रश्नों को सही कर पाएं। और फौरी तौर पर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है कि जब मैं आपको कोई भी चीज बस रचनाकार पढ़ा दूं, उसका भी कोई मतलब नहीं। आप तथ्यात्मक चीजों को जब जानेंगे तभी समझ पाएंगे
मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं 1 घंटा आपका पूरा सही तरीके से सदुपयोग करूं, 1 घंटे का दोहन करूं, आपको 1 घंटे में बहुत कुछ देने की कोशिश करता हूं। अब मैं इसके लिए कुछ और प्लान बनाऊंगा, तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का, नवीन सिंह जी आपका भी। तो आज का हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस समय शो हो रहा है। दीपिका पाल जी, प्रियंका यादव जी, सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अब एक बार आप सभी लोग जुड़ जाइए प्रश्नों की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला की तरफ। और ये हमारा आज का पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। उतना वह सूरज है किस विधा की रचना है? विकल्प ए दिया गया है काव्य, बी दिया गया है उपन्यास, सी दिया गया है जीवनी और डी दिया गया है कहानी। हमारे सभी मित्र जवाब देंगे, उतना वह सूरज है किस विधा की रचना है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी मित्रों का, अभिनंदन है। उतना वह सूरज है किस विधा की रचना है। जवाब अभी तक किसी का आ नहीं रहा है। सभी मित्रों से मेरा आग्रह है कि आप लोग जवाब देने की कोशिश करें। शिल्पा सिंह जी का जवाब आ गया है और इनका जवाब आया है ए। ज्ञान कुमार जी का जवाब आया है बी। हाँ जी बिल्कुल, उमेश यादव जी कुछ सोचते हैं इसके बारे में। हमारे ज्यादातर मित्र जो है ए और बी के ऑप्शन में उलझे हुए हैं, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि यह काव्य विधा की रचना है। जिन लोगों के जवाब ए हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। और आप जानते हैं उतना वह सूरज है यह काव्य विधा की रचना है। मुक्तिबोध किसकी रचना है? विकल्प ए दिया गया है अमृतलाल नागर, बी दिया गया है जैनेन्द्र कुमार, सी दिया गया है अमृत राय और डी दिया गया है भगवती चरण वर्मा। सभी मित्र हमारे जवाब देंगे। देखिए दोस्तों, मेरा टारगेट ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों तक आपको पहुंचा सकूं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस को आप टच कर लेंगे उतना बेहतर होगा। किसी एक प्रश्न को लेकर के पड़े रहना यह भी बुद्धिमानी नहीं है। चूंकि आप यहां प्रैक्टिस सेट में हिस्सेदारी कर रहे हैं, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाएं उस पर। और इस वजह से मैं इन चीजों पर फोकस कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हल करवा सकूं। ठीक है, तो सभी मित्रों के जवाब आने शुरू हो गए हैं मुक्तिबोध किसकी रचना है के बारे में। लेकिन हाँ, तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए सुरेश कुमार सरोज जी, अच्छे से दिखने लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों ज्यादातर लोगों के जवाब इसमें कभी इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि मुक्तिबोध दोस्तों यह उपन्यास विधा की रचना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसकी विधा क्या है। तो विधा इसकी क्या है? उपन्यास है। यह उपन्यास विधा की रचना है। दूसरी चीज, मुक्तिबोध उपन्यास है किसका? जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। विकल्प बी आपका यहां पर सही जवाब है। आप जानते हैं और शायद सभी लोगों को पता होगा कि 1966 ईस्वी में मुक्तिबोध कृति पर जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। यहां से प्रश्न बनता है, मैं ऐसे ऐसे प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं जो महत्वपूर्ण है, रचनाकारों के दृष्टिकोण से भी जो महत्वपूर्ण है, और टीजीटी पीजीटी से लेकर के टेट, सीटेट और सुपर टेट की परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि टेट और सुपर टेट की परीक्षाओं में भी केवल इसी टाइप की कृतियां पूछी जाती हैं जो पुरस्कृत हों। और टीजीटी पीजीटी में भी अगर आप इतिहास उठा करके देखिए, टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि लल्लू पंजू रचनाएं नहीं पूछी जाती। रचनाएं वही पूछी जाती हैं जिन पर कोई पुरस्कार प्रदान किया गया हो या जो बहुत ज्यादा ख्यातिलब्ध रचना हो। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को बहुत जरूरी है कि आप सही तरीके से हल करें और आप अपना एक नोट्स जरूर क्लियर करें। ठीक है, तो यहां पर सही जवाब आपका क्या है दोस्तों? विकल्प बी, जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के मूलतः कितने भेद स्वीकार किए हैं? सभी मित्र इसका जवाब देंगे। आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के मूलतः कितने भेद स्वीकार किए हैं? विकल्प ए दिया गया है 2, बी दिया गया है 4,
सी दिया गया है 5 और डी दिया गया है 6। सभी मित्र इसका जवाब देंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। माही सिंह राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आप सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि एक बार आप लोग लिंक को जरूर शेयर करिए। जो हमारे मित्र नहीं जान पा रहे हैं कि ये क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है, उनको भी इस बात से वाकिफ कराइए कि उनकी क्लास इस समय चल रही है, जिससे कि सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, तो जवाब आने शुरू हो गए हैं दोस्तों। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसका सही जवाब होगा विकल्प ए। आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के मूलतः 2 भेद स्वीकार किए हैं। इन्होंने पहला स्वीकार किया है पदार्थवाचक संज्ञा, और दूसरा भाववाचक। ये 2 भेद इन्होंने मूलतः स्वीकार किया है दोस्तों। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। योग रूढ़ ही संज्ञा, ये उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद हैं। और अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 5 होते हैं। पहला है जातिवाचक, दूसरा है व्यक्तिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है समूहवाचक और 5वां है परिमाणवाचक, जिसको आप द्रव्यवाचक, धातुवाचक तमाम नामों से जानते हैं। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप 2 बताएंगे, पदार्थवाचक और भाववाचक। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे 3, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा। और अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, परिमाणवाचक। इसके अलावा भी संज्ञा के बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन वो परीक्षा में अभी तक पूछे नहीं गए हैं, इसलिए उन पर बात करने की जरूरत नहीं है। संज्ञा के अगर वर्गीकरण की बात करेंगे तो आपको 7-8 प्रकार के वर्गीकरण मिलेंगे, लेकिन फिलहाल ये तीनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से सही हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमा पत्र लिखती है, कर्तवाच्य का भाववाच्य होगा। विकल्प ए दिया गया है सीमा के द्वारा पत्र लिखा जाता है, बी दिया गया है सीमा से पत्र लिखा जाता है, सी दिया गया है सीमा पत्र लिख पाई, और डी दिया गया है सीमा से पत्र नहीं लिखा जाता है। सभी मित्र इसका जवाब देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। कोई बात नहीं है, सुनीता जी आ गई हैं तो लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके इष्ट मित्र भी हमारे साथ जुड़ जाएं। ठीक है, तो दोस्तों मुझे बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब आना शुरू हो गया है। अब मैं यहां पर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फौजदार यादव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अनमोल यादव जी आपका भी, सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अगर के द्वारा जुड़ा हुआ है तो पता चल गया कि यह कर्मवाच्य है। यह कौन सा वाच्य हो गया? कर्मवाच्य हो गया। आप जानते हैं भाववाच्य की पहचान है कि कर्ता के बाद से विभक्ति जुड़ी रहती है। अगर कर्ता के बाद से विभक्ति जुड़ी रहेगी तो वाक्य भाववाच्य हो जाएगा। लेकिन भाववाच्य के लिए एक और चीज जरूरी है। आप जानते हैं कि भाववाच्य में प्रायः वाक्य क्या होते हैं? नकारात्मक होते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि स्वीकारात्मक नहीं हो सकते, स्वीकारात्मक भी हो सकते हैं।
लेकिन यहां आप देखिए सीमा से पत्र लिखा गया, यह इसलिए नहीं होगा दोस्तों सीमा से पत्र लिखा गया क्योंकि ये वाक्य आपका वर्तमान काल में है। किस काल में है? वर्तमान काल में है, वर्तमान काल में है। और जब वर्तमान काल में है तो भाववाच्य भी वर्तमान काल में ही आपका बनना चाहिए। और इस वजह से सीमा पत्र लिख पाई, यह सीमा पत्र लिख पाई यह भी नहीं होगा क्योंकि आप देखिए यह भी भूतकाल में वाक्य है और यह भी किस में है? भूतकाल में वाक्य है। तो ये दोनों होंगे नहीं दोस्तों। अब आप यहां देखिए, ये देखिए शेष विभक्ति जुड़ी हुई है और साथ ही साथ सीमा से पत्र नहीं लिखा जाता है। योग्यता और अयोग्यता का अगर बोध होगा, अब ये वाक्य भी आपका किसमें है? वर्तमान काल में है। किसमें है? वर्तमान काल में है। और यहां सीमा के द्वारा पत्र लिखने की योग्यता का अभाव दिखाया जा रहा है, तो सीमा से पत्र नहीं लिखा जाता है। इसी से पता चल गया कि यह किसमें है? आपका भाववाच्य में है दोस्तों, क्योंकि कर्ता के साथ से विभक्ति जुड़ी हुई वर्तमान काल में है। तो यहां सही जवाब आपका क्या होगा? विकल्प डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सीमा पत्र लिखती है, इसका भाववाच्य क्या होगा? सीमा से पत्र नहीं लिखा जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्योंकि बाकी ऑप्शंस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। अगर वाक्य वर्तमान काल में है तो भाववाच्य भी वर्तमान काल में ही बनना चाहिए। आइए, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। त्रिकाल में समास है, बहुव्रीहि, द्विगु, सी है द्वंद्व और डी है कर्मधारय। सभी मित्र इसका जवाब देंगे। अगर किसी समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और वह किसी वस्तु, प्राकृतिक वस्तु, समय या कोई भी चीज हो, अगर उसके समूह या समाहार की बात करता है तो वह क्या हो जाता है दोस्तों? वह द्विगु समास हो जाता है। त्रिकाल का मतलब क्या होगा? तीनों कालों का, तीनों कालों की माने काल समय की तीनों अवस्थाओं के समाहार की बात कर रहा है। तो यहां पर सही जवाब आपका क्या होगा? द्विगु समास होगा। विकल्प बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के शानदार जवाब आ रहे हैं। और अगर जो है किसी जीवित प्राणी या पशु पक्षी का बोध अगर हो और उसके पहले अगर संख्यावाची विशेषण आए तो वह बहुव्रीहि समास हो जाता है। फिलहाल यहां आपका विकल्प बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? विकल्प ए दिया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, एक वचन। बी दिया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, बहुवचन। सी दिया गया है सार्वनामिक विशेषण और डी दिया गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। सभी मित्र इसका जवाब देंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वह हमेशा किसी व्यक्ति के नाम पर ही प्रयुक्त होता है। इसी वजह से इसको हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होगा तो क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यहां देखिए, अगर बात वह की करें तो वह है क्या? अब यहां देखिए, देख रहा है तो वह है क्या? आपका पुरुष है कि नहीं पुरुष? तो आप जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं और वो कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहां पर अगर आप देखें तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। इसके अलावा यह अन्य पुरुष में भी आता है, क्योंकि अगर अन्य पुरुष की बात करें तो अन्य पुरुष में यह, वह और वे आता है। ये 3 आपके किस में आते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है, माने कोई व्यक्ति है जो अमेरिका जाने के सपने देख रहा है। और ऐसे में अगर आप देखें तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, अन्य पुरुष भी है
और वह यह आपका वचन का ही है, एक वचन है दोस्तों। यह क्या है आपका? एक वचन है। तो यहां पर सही जवाब आपका क्या होगा? विकल्प ए, पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष एक वचन। जबकि यहां देखिए बहुवचन दिया है, तो बहुवचन तो है नहीं, ये गलत ऑप्शन है आपका। सार्वनामिक विशेषण की बात अगर किया जाए तो यह वह ये वे के तुरंत बाद कोई जातिवाचक संज्ञा अगर आएगी और उसके बाद फिर कोई संज्ञा, विशेषण या फिर पद या फिर क्रिया, ये सब अगर आएंगे तभी सार्वनामिक विशेषण होगा। तो यह ऑप्शन भी नहीं होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह ये वे होता है और यह किसी चीज की तरफ केवल संकेत करता है, और अगर संकेत करेगा तो वो चीज बट नेचुरल सी बात है कि स्थिर रहेगी, क्योंकि संकेत जब भी हम करेंगे किसी स्थिर चीज की ही तरफ कर सकते हैं, गतिशील चीजों की तरफ हम संकेत नहीं कर सकते हैं। अब आप किसी को दिखाइए, वह वहां खड़ा है, वह वहां खड़ा है, और जब तक आपने हाथ से अंगुली से दिखाया तब तक वो उधर कूद करके चला गया, तो फिर यह संकेतवाचक थोड़ा ही होगा। संकेतवाचक का मतलब ऐसी चीजों की तरफ संकेत करना जो स्थिर हो। जैसे मैंने कह दिया यह मार्कर है, यह किताब है, इस तरह से, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है कि यहां पर आपका विकल्प ए ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वह दौड़ते हुए मेरे पास आया। इस वाक्य में दौड़ते हुए क्या है? विकल्प ए दिया गया है विशेषण, बी दिया गया है क्रिया विशेषण, सी दिया गया है संबंध बोधक अव्यय और डी दिया गया है क्रिया। सभी मित्र इसका जवाब देंगे। अगर ये अंग्रेजी रहा होता तो दौड़ते हुए आपका क्या हो जाता दोस्तों? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता। लेकिन ये हिंदी है आपका, और आप मुझे ये बताइए कि यहां पर कर्ता कौन है? दौड़ने का काम कौन कर रहा है दोस्तों? वह कर रहा है। तो वह यहां पर है क्या आपका? कर्ता है। अच्छा, कर्ता कर क्या रहा है? आ रहा है। आना क्या है? क्रिया है, ठीक। कहां आ रहा है? मेरे पास आ रहा है। अच्छा, आने की विशेषता क्या है? क्रिया। क्रिया की अगर विशेषता की बात किया जाए, स्टाइल की बात की जाए, तो क्रिया कैसे कर रहा है? दौड़ते हुए। तो दौड़ते हुए यहां पर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह क्रिया की विशेषता है कि वह दौड़ते हुए मेरे पास आ रहा है। यह स्टाइल है उसके आने की कि वह दौड़ते हुए आ रहा है। तो क्रिया की विशेषता अगर बताएंगे तो क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण कहलाएंगे। और किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे तब क्या कहलाएंगे? तब वो विशेषण कहलाएंगे। यहां पर वह की विशेषता नहीं बताई जा रही है, बल्कि आने की विशेषता बताई जा रही है कि वह दौड़ते हुए आया है, ठीक है। तो यहां पर सही जवाब आपका क्या होगा? विकल्प बी इज द राइट आंसर, क्रिया विशेषण। बहुत बढ़िया मित्रों। नहीं, त्रिफला में भी आपका यही होगा। त्रिफला में भी आपका द्विगु समास ही होगा, 3 फलों का समाहार हो जाएगा, ठीक है। बहुब्रीहि नहीं होगा। बहुब्रीहि के लिए बहुत जरूरी है कि मैंने बताया ना, जब मैंने समास आपको पढ़ाया था तो आपने देखा होगा, एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा समास का, कि मैंने क्या बताया है। अगर संख्यावाची विशेषण के साथ अगर कोई जीवित वस्तु, प्राणी या इन सब का बोध हो जो किसी अन्य पद का बोध कराए, जैसे हमने कह दिया दशानन, तो दशानन का मतलब 10 है, आनंद जिसके रावण। तो यहां पर 10 संख्यावाची विशेषण है, लेकिन यह किसकी विशेषता की बात कर रहा है? किसी जीवित प्राणी की बात कर रहा है, और इस वजह से जीवित व्यक्ति की बात कर रहा है, और इस वजह से यह क्या हो गया? आपका बहुब्रीहि समास हो गया। जैसे हमने कह दिया 12 सिंहा, तो एक विशेष प्रकार का जानवर जिसके 12 सिंह, तो ये सब उसमें आएंगे। तो जीवित, अब ये बहुब्रीहि समास हो गया 12 सिंहा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब उसका कोई विशेष अर्थ निकलेगा तभी बहुब्रीहि समास होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बाहर मत जाओ यह किस प्रकार का वाक्य है? विकल्प ए है निषेधात्मक वाक्य, बी दिया गया है इच्छावाचक वाक्य, सी दिया गया है साधारण वाक्य और डी दिया गया है संकेत सूचक वाक्य। सभी मित्र हमारे जवाब देंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल अंतिमा जी। नहीं नहीं पंकज यादव जी, बहुब्रीहि नहीं होगा, उसमें भी आपका द्विगु होगा।
देखिए बाहर मत जाओ की बात कर रहा है, इसका मतलब प्रोहिबिशन की बात कर रहा है, इसका मतलब ये बता रहे हैं नकारात्मक आज्ञा की बात कर रहा है कि बाहर मत जाओ ना। तो ऐसे में ये कौन सा निषेध कर रहा है दोस्तों, और निषेध कर रहा है तो कौन सा वाक्य बनेगा, ये निषेधात्मक वाक्य बनेगा। जबकि इच्छावाचक वाक्य में आप जानते हैं ब्लेसिंग की जाती है, जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो या फिर अभिशाप दिया जाता है तो इच्छावाचक हो जाता है। साधारण वाक्य में कोई भी वाक्य हो सकता है जो एक सामान्य अर्थ प्रकट करता हो, और संकेत सूचक वाक्य में शर्त आदि का बोध होता है, जैसे यदि वह आए तो मैं जाऊं, यह संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि विकल्प ए ऑप्शन आपका यहां पर सही है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके यहां पर गलत हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निहार का अर्थ है, विकल्प ए है ओस कण, बी है पतवार, सी है पानी और डी है फैन। सभी मित्र इसका जवाब देंगे कि निहार का सही अर्थ क्या होगा। निहार का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? ना जी बिल्कुल, फौजदार जी बताइएगा। हाँ, निहार का सही अर्थ क्या होगा, सभी मित्र इसका जवाब देंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं निहार का अर्थ होता है ओस कण। निहार का अर्थ क्या होता है, ओस की बूंदें या ओस का कण, पतवार, पानी या फैन नहीं होगा। विकल्प ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, और यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। तो यहां पर सही जवाब आपका क्या है, विकल्प ए ओस का कण। बेहतरीन, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वह रोते रोते बोला, यह वाक्य है। विकल्प ए है सरल वाक्य, बी है संयुक्त वाक्य, सी है मिश्रित वाक्य और डी है सम्मिश्रित वाक्य। दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं संयुक्त वाक्य की अगर हम बात करें तो संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्यों को किससे जोड़ा जाता है, समान पदीय संयोजकों से जोड़ा जाता है। और सरल वाक्य की अगर बात करें तो सरल वाक्य में एक क्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। सरल वाक्य की अगर बात करें, एक क्रिया, क्रिया एक रहेगी तो सरल वाक्य होगा। कर्ता भले कई रहे, कर्म भले ही चाहे जितना रहे, लेकिन अगर एक क्रिया होगी तो सरल वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य में दो क्रियाएं, दो उपवाक्य या दो क्रियाएं किससे जुड़ी रहती हैं, समान पदी उपवाक्यों से जुड़ी रहती हैं। और ये समान पदी उपवाक्य कौन कौन से हैं, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, न तो न, या तो या, ये सब अगर जुड़े रहेंगे तो वह क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और मिश्रित वाक्य की अगर बात करें तो एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। और आश्रित उपवाक्य आपके तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। और इन तीन तरह के उपवाक्यों से जब मिल करके कोई आपका वाक्य तैयार होता है तो वह मिश्रित वाक्य बनता है दोस्तों। अब यहां हमें देखना है कि आपका सही जवाब क्या होगा। तो वह यहां पर क्या है मित्रों, करता है। ठीक है, वह के द्वारा काम क्या किया जा रहा है, बोलने का, और बोलना क्या है, क्रिया है। और बोलने की विशेषता क्या है दोस्तों, बोलने की विशेषता क्या है, बोल कैसे रहा है, रोते हुए बोल रहा है। तो यहां रोते रोते क्या हो जाएगा मित्रों, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या बन जाएगा, यह क्रिया विशेषण बन जाएगा। तो ये बताइए क्रिया तो यहां कितनी हुई, एक क्रिया हुई दोस्तों। और एक क्रिया होने की वजह से यहां पर सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। विकल्प ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर सही है। बहुत बढ़िया दोस्तों, जिनके जवाब विकल्प ए हैं निसंदेह वो साधुवाद के पात्र हैं और उनका ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ बेहतरीन शिखापाल जी, बेहतरीन, बहुत बढ़िया मित्रों। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस शब्द में संपृक्त वर्ण का प्रयोग हुआ है। विकल्प ए है समाप्त, बी है उज्ज्वल, सी है संबल और डी है पाषाण। सभी मित्र इसका जवाब देंगे कि इसमें संपृक्त वर्ण का प्रयोग किसमें हुआ है। हम आपको दो तीन चीजें यहां बताना चाहेंगे। अगर ध्वनियों के वर्गीकरण की बात की जाए, देखिएगा ध्वनियों के प्रकार, अगर ध्वनियों के प्रकार की बात करें तो तीन तरह की ध्वनियां हमें देखने को मिलती हैं।
एक तो आपका है युग्मक ध्वनि, एक है आपका संयुक्त ध्वनि, और एक है आपका संपृक्त ध्वनि या वर्ण। तो युग्मक ध्वनि में क्या होता है दोस्तों, एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। अगर एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होगी तो वह युग्मक ध्वनि होगा। जैसे हमने यहां पर कह दिया, जैसे देखिएगा, जैसे हमने कह दिया दिल्ली, तो ये देखिए ल ल, यह आपका क्या है, युग्मक है। यह क्या है, युग्मक ध्वनि है दोस्तों। और इसी को हम व्यंजन गुच्छ या व्यंजन द्वित्व इन तमाम नामों से जानते हैं। ठीक है, तो ये बताइए यहां पर अगर ज ज की बात करें तो यह किस में आएगा, युग्मक में ही तो आएगा। लेकिन अगर ज व की बात कर ले दोस्तों तो यह संयुक्ताक्षर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, संयुक्ताक्षर बन जाएगा। तो फिलहाल ये विकल्प आपका गलत हो गया। समाप्त की अगर बात करें तो प त, यह क्या है आपका संयुक्ताक्षर है। क्या है, यह संयुक्ताक्षर है। जब कोई भिन्न व्यंजन किसी अक्षर के साथ मिल करके ध्वनि उत्पन्न करता है तो संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे हमने कह दिया, जैसे देखिए आप देखिए, हमने यहां लिख दिया प्राप्त, तो ये देखिए पत, यह क्या है आपका, यह संयुक्त ध्वनि है दोस्तों, संयुक्त ध्वनि है। हमने कह दिया महात्मा, महात्मा, ये देखिए तमा क्या है, यह आपकी संयुक्त ध्वनि है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर जो है ऐसे वर्ण आएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, संयुक्त ध्वनि बन जाएंगे। अब यहां पर देखिए प त भी है और ज व भी यहां संयुक्त है, लेकिन ज ज आपका क्या है, यह युग्मक ध्वनि है। और पाषाण में तो कोई ध्वनि है ही नहीं इस तरह की। अब बचा हमारे पास विकल्प सी, संबल। संबल आपका इसलिए सही है। संपृक्त ध्वनि की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, पहले ये जानिए। संपृक्त ध्वनियां केवल कौन कौन सी हो सकती हैं, पंचमाक्षर के अंतिम वर्ण अंग, इय, अड़, न, म और र। केवल इतनी ध्वनियां ही संपृक्त ध्वनियां होती हैं। जब इन ध्वनियों का प्रयोग अनुस्वार के रूप में हो तो अनुस्वार के रूप में चेक करके हमें देख लेना चाहिए कि वो अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त हो रही नहीं। अगर अनुस्वार के रूप में वो प्रयुक्त होंगी तो जब भी हम उनको अर्धमात्रिक वर्ण के रूप में लिखेंगे वो संपृक्त ध्वनि बन जाएंगी। जैसे देखिए हमने यहां पर लिख दिया गंगा, और अगर हम ऐसे लिख दें इसको गंगा, तो ये बताइए ये अंगा का उच्चारण किसके साथ हो रहा है, ग के साथ हो रहा है। ये देखिए अनुस्वार है आपका, तो इसका मतलब ग का जब जो है पंचमाक्षर के अंतिम अणु अंग, इय, अड़, न, म का उच्चारण अपने से पहले वाले वर्ण के साथ होगा तो वह हमेशा क्या बनेगा दोस्तों, संपृक्त वर्ण बनेगा। क्या बनेगा, संपृक्त वर्ण बनेगा। तो फिलहाल ये आपके संपृक्त वर्ण हैं। और हमेशा याद रखिए चूंकि यहां संबल है तो संबल को आप कैसे, म किसके साथ है, स के साथ है। इसको चेक करने के लिए आप कैसे देखेंगे, ये देखिए संबल, सॉरी, ये देखिए हमने संबल बना लिया, संबल। तो ये देखिए ये बताता है कि मां का उच्चारण स के साथ हो रहा है। ये बताता है कि मां का उच्चारण स के साथ हो रहा है, तो ये तो आपका अनुस्वार है। लेकिन यहां पर आधा मां आपका क्या हो जाएगा, यह आपका संपृक्त वर्ण बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो पंचमाक्षर के अंतिम वर्ण अंग, इय, अड़, न, म और र ये आपके संयुक्त, ये आपके संपृक्त वर्ण हैं। और संपृक्त वर्ण ये तब होंगे जब ये अपने से पहले वाले वर्ण के साथ मिलेंगे, और अगर अपने से बाद वाले के साथ मिलेंगे तो संयुक्त ध्वनि या संयुक्ताक्षर बन जाएंगे दोस्तों। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब आपका क्या है, विकल्प सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, संबल। यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन। और मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। और हम लोग लगभग 300 के करीब पहुंच गए हैं दोस्तों, और इसलिए एक बार आप लोग जरूर लिंक को शेयर करिए। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया सीवी पंडित जी, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में संकर वर्ण है,
विकल्प ए दिया गया है पफ, बी दिया गया है जज, सी दिया गया है अड़, और डी दिया गया है यव। दोस्तों अगर आप इसको देखें तो यह आपका क्या है, ओष्ठ है। जज है की अगर बात करें तो यह है तालव्य है। अगर इसकी बात करें तो यह आपका द्विगुण व्यंजन है, और यव की बात करें तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह अंतस्थ में आएगा, अंतस्थ में आएगा। ध्यान रखिएगा यहां आपका सही जवाब क्या है, ड़ और ढ़, क्योंकि जानते हैं इसमें संकर का मतलब होता है हाइब्रिड, जिसमें दो गुण पाए जाते हो, और इसमें आप देखिए जब हम बोलते हैं तो इसमें दो गुण हमको देखने को मिलते हैं, एक तो जो है आपका व्यंजन का और दूसरा अनुस्वार का, और इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं जिसमें दो गुण हो। साथ ही साथ इसके अन्य नाम भी हैं दोस्तों। पहला नाम अगर इसकी हम बात कर लें तो इसको हम उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसको उश्रिप्त भी कहते हैं, इसको हम द्विजवर्ण भी कहते हैं, इसको हम इसके अलावा आप देखें नवीन वर्ण भी कहते हैं, नवीन वर्ण भी कहते हैं, इसको आधुनिक वर्ण भी कहते हैं, आधुनिक वर्ण भी कहते हैं, इसको हम अर्वाचीन वर्ण भी कहते हैं, अर्वाचीन वर्ण भी कहते हैं। साथ ही साथ इसको हम द्विस्पृष्ट व्यंजन भी कहते हैं, द्विस्पृष्ट व्यंजन भी कहते हैं। इसके अलावा इसे हम द्विगुण स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसको हम ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं, ताड़न जात व्यंजन भी इसको कहते हैं दोस्तों। इन तमाम नामों से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो इसको उक्षिप्त, उश्रिप्त, द्विज, नवीन, आधुनिक, अर्वाचीन, द्विस्पृष्ट, द्विगुण स्पर्श व्यंजन, ताड़न जात, इन तमाम नामों से हम इसको जानते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये सब प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसके लिए भी अपने आप को तैयार रखिए। तो ये तमाम नामों से जाने जाते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अब जो हमारा अगला प्रश्न होगा, जी हाँ, ये 8 बजे से ही आप लोगों की क्लास चलती है दोस्तों, और रेगुलर चलती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वीरों का कैसा हो बसंत किसकी कविता है। विकल्प ए है माखनलाल चतुर्वेदी, बी है सियाराम शरण गुप्त, सी है सुभद्रा कुमारी चौहान, और डी है बालकृष्ण शर्मा नवीन। सभी मित्र इसका जवाब देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। वीरों का कैसा हो बसंत किसकी कविता है, बहुत ही ख्यातिलब्ध कविता है दोस्तों, और यह कविता कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, और बहुत ही आसान सा इसका प्रश्न भी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, आप जानते हैं वीरों का कैसा हो बसंत यह किसकी कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है दोस्तों। किसकी कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। और यह कविता आपने, मुझे लगता है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। माखनलाल चतुर्वेदी की अगर बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता प्रसिद्ध है जिसके बारे में आप जानते होंगे, चाह नहीं सुरबाला के, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। और उसकी जो अंतिम पंक्ति है मैं बोलना चाहूंगा, बहुत ही बेहतरीन वीर रस की कविता है। मुझे तोड़ लेना अय बनमाली, देना उस रस्ते पर फेंक, जहां मातृभूमि हित शीस नवाने जाएं वीर अनेक। और आप जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता था, एक भारतीय आत्मा। इसी नाम से माखनलाल चतुर्वेदी भी अपनी कविताओं को लिखा करते थे, कविताओं को लिखा करते थे, लिखा करते थे।
तो एक भारतीय आत्मा के नाम से भी हम माखनलाल चतुर्वेदी जी को जानते हैं। फिलहाल अगर बात यहां पर करें दोस्तों कि वीरों का कैसा हो बसंत, इस वीर रस प्रधान रचना को किसने लिखा है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। विकल्प सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया। हाँ, पुष्प की अभिलाषा, बेहतरीन। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया दीक्षा सिंह राजपूत जी। हाँ, पुष्प की अभिलाषा उनकी इस तरह की कविता मानी जाती है। इनकी जो सर्वश्रेष्ठ कविता है वह कौन सी है, पुष्प की अभिलाषा है। पुष्प की अभिलाषा यह इनकी सर्वश्रेष्ठ कविता मानी जाती है। तो दोस्तों फिलहाल यहां पर विकल्प सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यह भी बहुत शानदार पंक्ति है जी, बिल्कुल। अनु कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। देखिएगा, हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। यह किसकी पंक्ति है? विकल्प ए है रामधारी सिंह दिनकर की, बी है मैथिली शरण गुप्त जी की, सी है सुमित्रा नंदन पंत जी की, और डी है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। सभी मित्र इसका जवाब देंगे जी, बिल्कुल बताइएगा। सभी मित्र हमारे इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इस समय आपके सामने है स्क्रीन पर। बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बढ़िया। और यकीनन आप लोगों की स्मृति और आप लोगों का जोशो जुनून देख करके मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है कि आप लोग 8 बजे करेक्ट आकर के हमारे साथ जुड़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग कोशिश ये किया करिए कि करेक्ट 8 बजे सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाया करिए। 8 बजे जुड़िए और जो 25 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आता हूं उस 25 प्रश्न की श्रृंखला में पूरे उत्साह के साथ पार्टिसिपेट कीजिए दोस्तों। यकीन मानिए हर तरह की परीक्षाओं के लिए आपका बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार होगा। तो सभी लोग हमारे जितने भी, ये लगभग 300 मित्र हमारे हैं, ये सभी लोग करेक्ट 8 बजे आ जाया करें। कल आपके लिए साहित्य और व्याकरण के प्रश्नों का अनूठा संग्रह लेकर के आऊंगा दोस्तों, और यकीन मानिए प्रश्नों को हल करने के बाद आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि प्रश्न कितने बेहतर हैं। तो जरूर 8 बजे जुड़ा करिए दोस्तों। और अगर साहित्य आदि के प्रश्न आया करें तो भागने की कोशिश मत किया करिए, उसमें भाग लेने की कोशिश करिए। और इसलिए क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप इनसे भागिए मत, इनको रटने की कोशिश करिए, तैयार करने की कोशिश करिए। हाँ बहुत बढ़िया, सभी लोगों के जवाब आने शुरू हो गए हैं और बेहतरीन जवाब ज्यादातर लोगों के। रामधारी सिंह दिनकर जी की यह पंक्ति है दोस्तों, और यह पंक्ति इनकी किससे ली गई है? कृषक कविता से ली गई है। यह रामधारी सिंह दिनकर जी की किस पंक्ति से, किस कविता से ली गई है? कृषक कविता से ली गई है दोस्तों। कृषक यह इनकी कविता है और बड़ी ही प्रसिद्ध कविता मानी जाती है। कृषक कविता से यह पंक्ति ली गई है। तो विकल्प ए आंसर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। सुरेश कुमार जी, अब क्या बताऊं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए क्लास नहीं चल पाई। ठीक है, अब आज आपकी क्लास चलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र गौरव में समास है। विकल्प ए है तत्पुरुष, बी है कर्मधारय, सी है अव्ययी भाव, और डी है बहुब्रीहि समास। सभी मित्र जवाब देंगे, राष्ट्र गौरव में कौन सा समास है? जी बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश मेरी भी यही रहेगी अथर्व जी कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को दे पाऊं। हाँ जी बिल्कुल रजनी कुमारी जी, बेहतरीन। तो दोस्तों मुझे बताइएगा, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश किया करिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग रहेंगे कंपटीशन उतना हेल्दी होगा, बेहतरीन कंपटीशन होगा। तो देखिएगा यहां पर राष्ट्र गौरव में कौन सा समास है दोस्तों? आप जानते हैं कि तत्पुरुष समास के 6 प्रमुख भेद होते हैं और 6 उपभेद होते हैं। इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके शेष समस्त विभक्तियों का पूर्व पद से लोप होता है। तो राष्ट्र गौरव, इसका मतलब क्या हुआ? राष्ट्र का गौरव। राष्ट्र गौरव माने राष्ट्र का
गौरव। और आप जानते हैं दोस्तों ये का कौन सी विभक्ति है, यह आपकी संबंध कारक की विभक्ति है। और ये राष्ट्र का की अगर बात कर लें, ये सब मिल करके आपके क्या बन जाएंगे, पूर्व पद बन जाएंगे, और गौरव यहां पर क्या हो जाएगा, उत्तर पद बन जाएगा। ठीक है, तो संबंध कारक की विभक्ति का लोप हुआ है पूर्व पद से, और इस वजह से अगर बात करें तो इसमें समास कौन सा होगा, तो यह आपका हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। अब यहां आप विकल्प में अगर देखें तो विकल्प ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, तत्पुरुष समास। राष्ट्र गौरव में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, और सभी मित्रों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। देखिए दिव्यांशु जी एकदम लगे रहिए और दुखी होने की जरूरत नहीं है मित्र, और लगातार अगर प्रयास करते रहेंगे तो निसंदेह बहुत बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, लगातार कोशिश किया करिए। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर अगला है हमारा, प्रतिध्वनि में समास है। विकल्प ए है तत्पुरुष, बी है अव्ययी भाव, सी है द्वंद्व, और डी है द्विगु। सभी मित्र जवाब देंगे कि प्रतिध्वनि में कौन सा समास है। हाँ बिल्कुल, कल से जबरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को हल करवाएंगे, और आज भी कोशिश यही किया गया है कि आप लोगों को हर तरह का प्रश्न दे पाऊं। टॉपिक वाइज की भी कोशिश की जाएगी दीपा जी। ठीक है, हाँ फिलहाल अभी आइए दोस्तों बढ़ते हैं। देखिए आप लोग केवल अपने इष्ट मित्रों को जोड़ते रहिए, संख्या में इजाफा करते रहिए, बाकी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप यकीन मानिए प्रश्नों की ऐसी लाजवाब श्रृंखला लेकर के आपके लिए आऊंगा कि आप सब वाह वाह कर उठेंगे और निरुत्तरित हो जाएंगे। केवल पूरी शिद्दत के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए मित्रों, और हर नए दिन आपको नए नए प्रश्नों की श्रृंखला में दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए प्रति क्या है दोस्तों, प्रति है आपका उपसर्ग, और आप जानते हैं अगर किसी समास का पहला पद उपसर्ग होता है, नकारात्मक उपसर्ग नहीं, अगर नकारात्मक उपसर्ग को छोड़ करके अ अन न इन सारे उपसर्गों को छोड़ करके कोई भी दूसरा उपसर्ग होता है तो वह क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है दोस्तों। जबकि अगर कोई नकारात्मक उपसर्ग है तो वह क्या हो जाता है, नय तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे अनचाहा, अनदेखा, अनसुना, ये सब क्या है, नय तत्पुरुष हो जाते हैं। तो यहां सही जवाब आपका क्या होगा मित्रों, यहां बिल्कुल सही जवाब आपका क्या होगा, अव्ययी भाव समास। और बेहतरीन प्रयास आप सभी मित्रों का, और लगातार आपकी संख्या में हो रही इजाफा इस बात की तस्दीक करती है कि आप सभी मित्र हमारे साथ पूरे दिल से जुड़े हुए हैं, और यकीनन इसी तरह से आप लोग सहयोग करते रहिए, और एक समय हम लोग सफलता का ऐसा परचम फहराएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। प्रश्न है आपका, सरोज स्मृति किसकी कृति है। विकल्प ए दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत की, बी दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सी दिया गया है महादेवी वर्मा की। टाइपिंग की मिस्टेक है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। डी दिया गया है जयशंकर प्रसाद जी की। सभी मित्र इसका जवाब देंगे। देखिए 25 प्रश्न है, और 25 प्रश्न तक आप पूरे धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहेंगे। और आप जानते हैं दोस्तों यह सरोज स्मृति एक लंबी कविता है। क्या है यह, एक लंबी कविता है, लंबी कविता है। और यह कविता कौन सा है, यह शोक गीत है दोस्तों। क्या है यह, शोक गीत है। और इस कविता को ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, चूंकि यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, विकल्प बी आंसर आपका सही है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता को 1935 ईस्वी में लिखा था, 1935 ईस्वी में। ठीक है, और जानते हैं इस कविता का जो द्वितीय संस्करण था वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संग्रह है, द्वितीय अनामिका, द्वितीय अनामिका के प्रथम संस्करण में प्रकाशित हुई थी। प्रथम संस्करण में प्रकाशित हुई थी, प्रकाशित
हुई थी। तो यह जो लंबी कविता है इसमें अपनी पुत्री सरोज निराला की क्या थी, पुत्री थी। ठीक है, 18 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष में मृत्यु हो गई, देहांत हो गया, इनका देहांत हो गया। और अपनी पुत्री के ही वियोग में निराला ने सरोज स्मृति लिखा मित्रों। और यह मुझे लगता है पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शोक गीतों में से एक है। इसमें निराला जी ने एक ऐसी नवीनता का पोषण किया है जो इसके पहले आपको कहीं देखने को नहीं मिलती। और मैं तो चैलेंज करता हूं कि पूरे विश्व साहित्य की बात करता हूं कि इस तरह का जो शोक गीत इन्होंने लिखा है, अपनी पुत्री का उन्होंने नक्श से सिख तक का वर्णन किया है दोस्तों, अपनी पुत्री के सौंदर्य का वर्णन इन्होंने किया है, जिस पर निराला की बड़ी आलोचना हुई थी कि ये तो अपनी पुत्री के प्रति भी इस तरह का भाव रखते हैं। तो इस पर भी उन्होंने तमाम विवादों के जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने सफाई दिया कि मैं कुछ भी करता हूं लेकिन मैं अपनी बेटी को उतना ही प्यार करता हूं जितना कि एक बाप अपनी बेटी को कर सकता है। और बहुत सफाई भी इनको देना पड़ा था। फिलहाल निराला ने यह एक युग प्रवर्तन का कार्य किया था दोस्तों, और इसलिए निराला की यह बहुत ही महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सरोज स्मृति और ये राम की शक्ति पूजा दोनों एक ही कालखंड में लिखी गई कविताएं हैं। राम की शक्ति पूजा में भी निराला ने एक ऐसी अदम्य जिजीविषा दिखाई है जिसका कहीं दूर दूर तक किसी दूसरे कवि या लेखक में अंश मात्र भी दिखाई नहीं देता। केवल निराला ने राम की शक्ति पूजा लिख करके एक ऐसा झंडा गाड़ दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास में जिसे कभी कोई झुका नहीं सकता। राम की शक्ति पूजा अगर केवल वो लिख करके मतलब इस दुनिया से चले गए होते तो भी निराला के व्यक्तित्व और कृतित्व में कहीं किसी तरह की कोई आंच नहीं आती। इतनी बेहतरीन कविता है कि राम की शक्ति पूजा कविता होते हुए भी जिसमें महाकाव्यात्मकता का गुण है दोस्तों। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर सही है। बाकी ऑप्शन पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। मनोवेग का संधि विच्छेद होगा। मनः धन वेग, बी है मनुधन वेग, सी है मनत धन वेद और डी है मनोधन वेग। सभी मित्र इसका जवाब देंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है सभी मित्रों का। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। और हम लोग 10 कम हैं 350 में। आप लोग एक बार जरूर मेहनत करिए मेरे मित्रों, जिससे कि हम लोग उस आंकड़े को तो कम से कम छू ही लें। तो देखिएगा, आप जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। विकल्प ई मनः, विकल्प ए मनः धन वेग बराबर मनोवेग। यह विसर्ग संधि है। और आप जानते हैं अगर विसर्ग के पहले आ हो और प्लस के बाद, अगर प्लस विसर्ग के पहले आ हो और प्लस के बाद वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, क्या हो, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या फिर य, र, ल, व हो, या फिर ऊष्म व्यंजन का ह हो, या कोई स्वर हो, तो ऐसे में होता क्या है। फिलहाल कोई स्वर तो बहुत कम आता है, तो अ बदल जाता है दोस्तों ओ की मात्रा में और ये विसर्ग का हो जाता है लोप। तो ऐसे में आप मुझे बताइए यह क्या लिखा गया है, मनः धन वेग। तो ये बताइए, ये तो क्या हो गया, यह लुप्त हो गया। और जो यहां अ की मात्रा है यह किसमें बदल गया, ओ में। तो ये बना क्या आपका, मनोवेग बन गया दोस्तों। तो इसमें संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। यहां पर सही जवाब क्या हो गया, विकल्प ए। बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शानदार। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, आनुषंगिक का संधि विच्छेद होगा। देखिए टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है, यह आपका है आनुषंगिक,
ये है दोस्तों, ये नहीं है, ठीक है। आनुषंगिक का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प ए दिया गया है अनुधन संगिक, बी दिया गया है अनुधन संगिक, सी दिया गया है अनत धन संगिक और डी दिया गया है आनसंग धनगिक। सभी मित्र इसका जवाब देंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए आइए दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर हम यहां पर देखें, व्यंजन संधि का एक नियम है, अगर छोटी ई या छोटा ऊ हो और प्लस के बाद दंत स हो, तो दंत स बदल जाता है मूर्धन्य स में। दोस्तों किस में बदल जाता है? मूर्धन्य स में बदल जाता है। यह व्यंजन संधि का नियम है। किसका नियम है? व्यंजन संधि का नियम है। तो यहां पर आपका है क्या? अनु, देखिए छोटी ऊ की मात्रा है, धन क्या है? संगिक है। संगिक है तो स कैसे बनेगा? ऐसे बनना चाहिए। तो ये बना क्या आपका दोस्तों? अनुसंगिक बन गया। तो यहां आपका सही आंसर क्या हो गया? अनुधन संगिक बराबर अनुसंगिक। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो विकल्प आपका बिल्कुल सही क्या है? ए है। और बेहतरीन सभी मित्रों के जवाब भी बिल्कुल सही आ रहे हैं। जैसे देखिए अभिधन शेक क्या है? अभिधन शेक बराबर क्या हो जाता है? अभिषेक हो जाता है। इसी तरह से देखिए विधन सम बराबर क्या हो जाता है? विषम हो जाता है। तो ये सब इसी नियम के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेतों को जुतवाना चाहिए। इस वाक्य में जुतवाना किस प्रकार की क्रिया है? विकल्प ए है प्रथम प्रेरणार्थक, बी है द्वितीय प्रेरणार्थक, सी है नाम धातु क्रिया और डी है पूर्वकालिक क्रिया। सभी मित्र हमारे जवाब देंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? खेतों को जुतवाना चाहिए। मित्रों आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि प्रथम प्रेरणार्थक में क्या आता है? आना, और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या आता है? वाना। जैसे हमने कह दिया पढ़ाना, पढ़वाना, तो ये देखिए आना वाना, ये कौन सी क्रिया है? प्रथम प्रेरणार्थक। क्या है ये? प्रथम प्रेरणार्थक है। और ये कौन सी है? यह द्वितीय प्रेरणार्थक है। मैंने आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो यहां पर खेतों को जुतवाना चाहिए, जुतवाना आ गया। तो यह कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया हो गई? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई मित्रों। इसलिए सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी इज द राइट आंसर, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। मित्रों बहुत बढ़िया, बेहतरीन। सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जो लोग हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। और मेरा आप सभी से आग्रह है दोस्तों कि रोज सुबह या 8 बजे क्लास चलती है और आप हमारे सारे मित्र जितने भी हैं 8 बजे से जुड़िए, ज्यादा अच्छा लगेगा और प्रश्नों की श्रृंखला को हल करने में भी बहुत मजा आएगा आप लोगों को। तो सभी लोग करेक्ट 8 बजे जुड़ने की कोशिश करिए दोस्तों, तो हम लोग पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, हथियाना किस प्रकार की क्रिया है? विकल्प ए है नाम धातु, बी है प्रेरणार्थक, सी है संयुक्त क्रिया और डी है पूर्वकालिक क्रिया। सभी मित्र इसका जवाब देंगे कि हथियाना किस प्रकार की क्रिया है। आप जानते हैं दोस्तों नाम धातु क्रियाएं कैसे कैसे बनती हैं? संज्ञा से बनती हैं, सर्वनाम से बनती हैं, विशेषण से बनती हैं। इन सब से अगर कोई क्रिया बनेगी तो क्या होगी? नाम धातु क्रिया होगी। जैसे देखिए हाथ, हाथ से हमने क्या बना दिया? हथियाना। जैसे हमने लिख दिया अपना, अपना से क्या बना दिया? अपनाना। और विशेषण में जैसे देखिए पागल, और पागल से हमने बना दिया पगलाना। ठीक है।
अब यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। संयुक्त क्रियाओं में दो क्रियाएं मिली होती हैं, एक क्रिया आपकी क्या होती है, मुख्य क्रिया, और एक रंजक क्रिया होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, क्रिया प्लस कर जुड़ा होता है, जैसे पढ़कर, सोकर, उठकर, दौड़कर। तो यहां देखिए संज्ञा से भी बनती हैं, तो हाथ से हथियाना, यह क्रिया कौन सी हो गई दोस्तों, नाम धातु क्रिया हो गई। विकल्प ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर सही है। बहुत बेहतरीन हमारे मित्रों के जवाब आ रहे हैं और निश्चित रूप से ये हम सब का उत्साहवर्धन करने वाले जवाब हैं। और जब किसी का जवाब गलत नहीं होता तो बड़ी तसल्ली मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है। तो सभी मित्र देखिए, जिनका गलत भी हो रहा है जवाब, वो भी दुखी ना हो, क्योंकि आने वाले समय में एक वक्त ऐसा आएगा जब उनके सारे प्रश्न सही होंगे। बस केवल मित्रों सही तरीके से धैर्य के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, धर्मवीर भारती की काव्य कृतियों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम है। सभी मित्र इसका जवाब देंगे। विकल्प ए दिया गया है, ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर। बी दिया गया है, अंधा युग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, देशांतर, 7 गीत वर्ष। सी दिया गया है, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, देशांतर। और डी दिया गया है, 7 गीत वर्ष, देशांतर, अंधा युग, कनुप्रिया और ठंडा लोहा। सभी मित्र इसका जवाब देंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। हाँ बिल्कुल, नई नई चीजें आपको सीखने में मदद मिलती है इन सबसे। हाँ बिल्कुल आएगा, आएगा, पेपर में भी आएगा और हर तरीके से आप अपने आप को मेंटेन करके रख पाएंगे। दोस्तों मुझे बताइएगा, 22 का सभी लोगों का जवाब आ रहा है। दोस्तों थोड़ा सा हम इस पर बात कर लेते हैं कि कब कौन सी रचना प्रकाशित हुई, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों हम ठंडा लोहा की, ठंडा लोहा, तो ठंडा लोहा का प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगर बात करें अंधा युग की, अंधा युग का प्रकाशन दोस्तों हुआ था 1955 ईस्वी में। कनुप्रिया की बात करें, कनुप्रिया का प्रकाशन हुआ था 1959 में। और 7 गीत वर्ष, 7 गीत वर्ष, इसका प्रकाशन भी दोस्तों हुआ था 1959 में। और देशांतर की अगर बात करें, देशांतर की, तो यह इनकी अंतिम कृति थी दोस्तों। कौन थी कृति? अंतिम कृति थी दोस्तों। तो यहां पर आपका सही विकल्प अब देख लीजिएगा, पहले नंबर पर ठंडा लोहा, दूसरे पर अंधा युग, तीसरे पर कनुप्रिया, चौथे पर 7 गीत वर्ष और 5वें पर देशांतर। तो सभी मित्र आप खुद ही अनुमान लगा लें कि इसमें आपका सही जवाब क्या होगा। जिन लोगों के जवाब ए हैं उनके जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष और देशांतर, यह धर्मवीर भारती की काव्य कृतियों का सही क्रम है। बेहतरीन, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सदियों के सोए जाग उठे किसकी कृति है? विकल्प ए है रामविलास शर्मा, बी है नरेश मेहता, सी है भारत भूषण अग्रवाल और डी है विजय देव नारायण शाही। सभी मित्र हमारे जवाब देंगे कि सदियों से सोए जाग उठे यह किसकी कृति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कृति है दोस्तों और यह पूछी जाती है परीक्षा में, ठीक है। तो सभी मित्र इसका जवाब जरूर देंगे। हाँ, और जितने मित्र हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं सभी लोग लाइक भी जरूर कर दें दोस्तों। और कल 8 बजे भूलिएगा नहीं, मेरा अपने सभी मित्रों से अनुरोध है कि कल करेक्ट 8 बजे आप लोग हाजिर होइएगा। 1-2 मिनट क्लास आपकी इधर उधर भले हो सकती है, लेकिन आप लोग पूरी तन्मयता और शिद्दत के साथ प्रतीक्षा करिएगा दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा कि मैं 8 बजे आ जाऊं और मेरे सभी मित्र 8 बजे अगर रहेंगे तो प्रश्नों को हल करने और करवाने में बहुत मजा आएगा, ठीक है।
तो देखिएगा, सदियों के सोए जाग उठे, यह दोस्तों अगर काव्यकृति की बात करें तो यह रामविलास शर्मा की काव्यकृति है दोस्तों। सदियों के सोए जाग उठे अगर इसकी बात करें तो इसकी विधा क्या है दोस्तों, यह काव्य विधा की रचना है। यह क्या है, काव्य कृति है। और ध्यान रखिएगा, यह रामविलास शर्मा जी की है। इसके अलावा इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है 1988 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में इस काव्य कृति पर रामविलास नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, 1988 ईस्वी में यह काव्य कृति इनकी लिखी गई है दोस्तों। ठीक है, इस पर पुरस्कार इनको नहीं मिला है। सदियों के सोए जाग उठे, यह रामविलास शर्मा जी की काव्यकृति है और यह इन्होंने 1988 ईस्वी में लिखा है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब आपका क्या होगा, रामविलास शर्मा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोई दूसरा नहीं किसकी काव्यकृति है। विकल्प ए है शमशेर बहादुर सिंह, बी है कुंवर नारायण, सी है भवानी प्रसाद मिश्र और डी है रघुवीर प्रसाद। सभी मित्र बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए सभी दोस्त बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। कोई दूसरा नहीं, तो आप जानते हैं कोई दूसरा नहीं किसकी काव्यकृति है। यह काव्यकृति किसकी है दोस्तों, यह बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी, ये कुंवर नारायण है। ये गलती से ऐसा हो गया है, कुंवर नारायण, कुंवर नारायण, ये कुंवर नारायण की रचना है दोस्तों। और ये रचना किस विधा की रचना है, काव्यकृति यहां पर लिखा गया है और यह रचना लिखी गई 1993 ईस्वी में, 1993 में यह रचना लिखी गई और यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 25 में आपने कितने प्रश्न किए हैं। मैं कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतीक्षा करूंगा, आपके जवाब की प्रतीक्षा करूंगा और आपके द्वारा दिए गए किसी भी अमूल्य सुझाव की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। अगर आप लोगों को कुछ भी किसी भी तरह से अगर कोई लगता हो कि कुछ और सुधार की जरूरत है तो भी बताइएगा। प्रश्नों की श्रृंखला में कैसा सुधार करने की जरूरत है यह भी बताइएगा। मैं उस टाइप के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। दूसरी चीज, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो उसके बारे में भी कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। आइए आज का आखिरी प्रश्न है, ग्राम कहानी के लेखक हैं। विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद, बी है जैनेन्द्र, सी है प्रेमचंद्र और डी है सुदर्शन। बताइएगा दोस्तों, ग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है और यह कहानी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। हाँ, कोई बात नहीं अनु कुशवाहा जी, धीरे धीरे सही होने लगेगी। बहुत पूरे शिद्दत के साथ केवल पढ़िए। आज गलत हो रही है, बार बार गलत नहीं होगी। अब जितना बता दे रहा हूं वो तो कभी गलत नहीं होगा ना। तो यहां बताइएगा दोस्तों, ग्राम कहानी के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर, बिल्कुल बहुत बेहतरीन जवाब, जयशंकर प्रसाद जी हैं ग्राम कहानी के लेखक। आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद की यह पहली कहानी मानी जाती है, पहली कहानी मानी जाती है दोस्तों। और यह कहानी इन्होंने 1911 ईस्वी में लिखी, 1911 ईस्वी में इस कहानी को इन्होंने लिखा था। तो ये जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी भी मानी जाती है, 1911 ईस्वी में से लिखा गया। ये भी आप लोग तैयार करके रखिएगा। ये सब प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, विकल्प ए। और इसी के साथ आज आपके इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी समाप्त होती है। मुझे आप लोगों को के जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। आप लोग जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी मित्रों। और आप लोग कोशिश ये करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकें, मुझे बड़ी खुशी होगी। और कल 8 बजे आप लोग पूरी शिद्दत के साथ जरूर जुड़िए हमारे साथ। मैं चाहता हूं कि जो लोग जितने भी लोग हमारे इष्ट मित्र हैं जो अंत में जुड़ते हैं, वो अगर शुरू से जुड़े हैं तो मुझे लगता है कि और बेहतर हम लोग कर सकते हैं।
तो दोस्तों मुझे प्रतीक्षा रहेगी आप सभी की 8 बजे। कल हम मिलते हैं इसी समय पर। और चूंकि ये क्लास आपकी रेगुलर 8 बजे ही चलती है, इसलिए इस क्लास को आप जरूर अटेंड किया करिए। बहुत ही रेयर केस में मैं absent होता हूं, नहीं तो ये क्लास आपकी रेगुलर चलती रहती है। तो 8 बजे मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा दोस्तों। कल मिलते हैं 8 बजे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके सपोर्ट के लिए, आप सबके साथ के लिए। दैट्स ऑल।